हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर आज चल रहा है नाइन्थ क्लास का। ठीक है, 10th क्लास नेक्स्ट वीक शुरू होगी क्योंकि नाइन्थ क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनमें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे रहा हूं, विद क्वेश्चन के साथ दे रहा हूं सभी चीजें। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें या स्लाइड में मुझे बताने वाली चीजें होती है मैं आपको बताता हूं और क्वेश्चनों में मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं बेटर तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट आज के चैप्टर पर, जो कि फोर्थ चैप्टर आपके सामने है। आज हम जानेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज का मतलब क्या होता है? जो वनों में रह रहे आदिवासी लोग थे, जैसे कि गोंड प्रजाति के लोग थे, जो मतलब आदिवासी नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ में जो यहाँ कर जो आदिवासी जंगलों में जो आदिवासी लोग रह रहे थे, उन पर उपनिवेशवाद का मतलब जो अंग्रेजों को तो कहा गया उपनिवेशवाद। उन अंग्रेजों ने उन पर कैसे कैसे अत्याचार किया है, उनको रहवा जो हजारों वर्ष से जो उनके पूर्वज रह रहे थे जंगलों में एक संस्कृति के थ्रू। ठीक है, उनके पूर्वज खान पीन, उनको वहीं पर जंगलों में रहना, सब कुछ ये सारी चीजें उनको खत्म करना, उनको वहां से जंगलों से बाहर करना, उनको उनके घर से बेदखल कर देना, उन पर नियम कानून लगा देना, ये सारी चीजें आज इस चैप्टर में जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके सामने। ठीक है मेरे भाइयों, तो सीधा चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये भी नाइन्थ क्लास 10th क्लास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वनडे हो चाहे कपल डे एग्जाम हो। ठीक है, पीसीएस तक की टक्कर दे रहा हूं मैं अपने इन सब्जेक्टों के थ्रू। ठीक है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे हम आज। मोस्ट इंपोर्टेंट वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उपनिवेशी शासन पर का वनों का पर असर कैसे पड़ा? इन उपनिवेशी को, जो उपनिवेशी शासन किसका था? अंग्रेजों का। वनों पर असर कैसे पड़ा? वन कानून और कृषि क्या होते? बस्तर की कहानी के बारे में जानेंगे। बस्तर जो छत्तीसगढ़ में एक जिला है या कोई क्षेत्र है, उसके बारे में। जावा के जंगलों में पहले कैसा था जावा का जंगल, और उसमें कौन कौन से आदिवासी लोग रहते थे, और आज करंट से रिलेटेड है, और इन फरंगियों ने या कौन कोई या डचियों ने क्या क्या आता है इनके जंगलों पर या इन आदिवासियों पर कैसे कैसे अत्याचार किए, सारी चीजें आज इस चैप्टर में जानेंगे। कहाँ कहाँ कौन कौन सी आदिवासी जातियां रहती हैं, जनजातियां रहती हैं, इन सब चीजों को आज इस चैप्टर में मैं आज खुलासा कर दूंगा, मतलब प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर राजाओं के बारे में और खासकर विजेताओं के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात। यदि समाज के अन्य समूहों की कभी बात होती है तो गांव और शहरों की समाज अर्थव्यवस्था की बात होती है। ऐसा बहुत कम होता है जब इतिहास में उन लोगों के बारे में बताया जाता है जो समाज के हाशिए से दूर रहे रहते हैं। आदिवासी यानी वनों में जो उसके आसपास रहने वाले लोग ऐसी श्रेणी में आते हैं। इस अध्याय में, इस चैप्टर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वन्य समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव पर के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से भारत के आदिवासियों की स्थिति बताई गई है, बताऊंगा मैं आपको, और साथ में जावा के जंगलों में क्या हुआ उसके बारे में बताया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक तरफा से न चलते हुए सभी चीजों के आसपास के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आदिवासी लोग थे, उन सभी चीजों को मैं इस चैप्टर में जिक्र कर दूंगा। ठीक है, जंगलों की विविधता तेजी से कम हो रही है, आपको पहले प्रॉपर तरीके से मैं ज्योग्राफी में बता चुका हूँ। औद्योगिकरण के दौर में 1700 से 1995 में औद्योगिकरण की बात, उद्योग, खेती, चारागाह और ईंधन के 13.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर जंगल के सफाई हो गया। और इसका मतलब है दुनिया के कुल क्षेत्रफल 9.3% हिस्से से जंगल साफ हो गए हैं। ठीक है, जंगलों को साफ करने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। जंगलों को कई सदियों में काटा जा रहा है, कई सदियों से, और लेकिन उपनिवेशियों के युग में यह बहुत तेजी से हुआ था। देखते हैं कैसे। 1600 ईस्वी से में भारत के भूभाग का छठा भाग खेती के लिए इस्तेमाल होता था। अब यह बढ़कर कुल भूभाग का लगभग आधा यानी 50% हो चुका था। बताओ, छठे भाग थे 50% हो गया। ठीक है, देख लो कितना अंतर है। नेक्स्ट है उपनिवेशी शासन का वनों का असर कैसे पड़ा। पूरी दुनिया के उपनिवेशकों का मानना था कि बियाबान हिस्सों पर कब्जा करना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर किया जा सके। ये इनके नियम थे, इनके कानून थे, और यही मैंने बताया ना आपको, अंग्रेज ये चाहते थे कि इन पर रहना नहीं आता, इन पर खाना पीना नहीं आता, इनमें समझ डालो, इनमें जो कि हमारी संस्कृति और हमारी इतनी हजारों करोड़ साल पहले की संस्कृति को हम ही ऐसे बताना चाहते, इन पर रहना नहीं आता, इन पर इन्हें रहना सिखाओ, खाना सिखाओ, ये सारी चीजें इन अंग्रेजों, इन फरंगियों ने ये बोला था। ठीक है, और ये सारी चीजें चुप दी थी। ये मैंने पहले जिक्र कर रहा है, आप देखना चैप्टर को और पढ़ लेना, सुन लेना। ठीक है, इस दौरान जूट, गन्ने, गेहूं, कपास जैसी व्यावसायिक जंगलों का उत्पादन बढ़ने लगा। यूरोप में बढ़ती हुई शहरी आबादी के पेट भरने के लिए इसकी जरूरत भी महसूस होने लगी थी। साथ में तेजी से बढ़ती उद्योग के लिए कच्चे माल की जरूरत होती थी। भारत में 1880 से 1920 के बीच खेती की जमीन 6.7 मिलियन
हेक्टर का इजाफा हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं मतलब 1900 की बात हो रही है, उसके शुरुआत की बात हो रही है। तो ये इंग्लैंड में ओक बलूत के पेड़ तेजी से कम होने लगे और इससे ब्रिटेन के जहाजरानी उद्योग में लकड़ी की किल्लत होने लगी। अब देख लो शुरू होने लगा है। उस जमाने में ब्रिटेन की सैन्य शक्ति के लिए जहाज अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजों को भारत के जंगलों में लकड़ी के अच्छे स्रोत नजर आ रहे थे। इस तरह भारत में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा रेलों में बढ़ बढ़ के जावे। ठीक है, 1850 के दशक में रेल के विस्तार को लेकर की मांग बढ़ गई। रेल की पटरी को एक साथ बनाए रखने के लिए स्लीपर की जरूरत होती थी। स्लीपर ना होता है वो, और उस समय स्लीपर लकड़ी से बनते थे। 1 मील तक रेल की पटरी बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों को जरूरत पड़नी पड़ती थी। 1 मील में, मतलब बताओ कितना खर्चा हो रहा हो, जंगल कितनी जल्दी से जल्दी साफ हो रहे होंगे। 1890 तक 25,500 किलोमीटर रेल लाइन बिछा चुकी थी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके लिए स्लीपर बनाने के लिए कितने पेड़ काटे होंगे उस समय इन्होंने, अंग्रेजन ने। हैं, बताओ कितनी बर्बादी करी इन्होंने, फ्रंगीन ने। बागान क्या, अंग्रेजों ने चाय, कॉफी, रबड़ उगाने के लिए बागान लगाने शुरू किए। यूरोप के बागान मालिकों को बागान विकसित करने के लिए सस्ते दर पर जमीन दी गई। ठीक है, फिर उस जमाने में वनों को साफ किया गया ताकि बागान बनाई जा सके। ये एक एड दिखाई देगी टी की, देखो प्लीज प्लेजर ब्रांड टी, ये एड होती थी पहले कॉफी की, टी की। भारत में वन संसाधन को ठीक से नियंत्रित करने में उद्देश्य से अंग्रेजों ने डाइट्रिच ब्रेड नाम के एक जर्मन को यहाँ का पहला इंस्पेक्टर, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, डाइट्रिच बेंडिस। ठीक है, ये पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था, वन का पहला इंस्पेक्टर था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, नियुक्त किया गया। और ब्रेंडिस ने एक नया सिस्टम लागू किया और लोगों को वन संसाधन के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया। 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस शुरू हुई और 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ। पूछ सकता है इंडियन फॉरेस्ट जो एक्ट था वो कब हुआ, कब लागू हुआ, कब से शुरू हुआ, या कब एक्ट बना। मवेशी चराना, पेड़ काटना, वन उत्पाद के लिए प्रयोग गैर कानून दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। और वैज्ञानिक वानिकी के नाम के प्राकृतिक वनस्पति के स्थान पर एक ही तरह के पेड़, साल या यूकेलिप्टस लगाए गए। आधुनिक पर्यावरणविद इसे मोनोकल्चर के नाम देते थे और इसे पर्यावरण के लिए खराब मानते थे। ठीक है, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के 2 बार संशोधन हुआ, एक बार तो 1878 में और 1927 में हुआ। ठीक है, 1878 के संशोधन के बाद वनों की 3 वर्गों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण। में बता चुका हूं चीजों को। सबसे उन्नत किस्म के वनों को आरक्षित वन की श्रेणी में रखा गया। आरक्षित वन से अब कोई भी कुछ नहीं ले सकता था। अब वन संपदा के लिए जंगलों के आसपास रहने के लिए लोगों सुरक्षित और ग्रामीण वनों के लिए पर निर्भर रहना पड़ता था। वन के आसपास रहने वाले लोग सर्दियों में भोजन, औषधि, जलावन, कुछ अन्य सामानों के लिए वनों में आश्रित थे। नए नियमों में उनका जीवन बहुत कठिन हो गया था। ठीक है, जिस जंगलों में ना आजादी, कहीं से कुछ भी छोड़ना, काटना, पीटना, कुछ भी कर सके, आज वे एक कानून के थ्रू बंध गए हैं। आज वो कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते इन अंग्रेजी फरंगियों के तहत। अब उन्हें जंगलों में लकड़ियां चुराने को बाध्य होना पड़ता था। इसमें पकड़े जाने फॉरेस्ट गार्ड से अपमानित होने का खतरा रहता था। बताओ, वन कानून और कृषि क्या, भारत के आदिवासियों में घुमंतु खेती की परंपरा रही है, मैंने बताया आपको। और इस प्रकार की खेती में जंगल के एक छोटे हिस्से से पेड़ों को काट कर फिर उनमें आग लगाकर जमीन साफ की जाती थी और उसके बाद मानसून की पहली बारिश के साथ राख मिली मिट्टी बीजों बो दिए जाते थे। 1-2 साल खेती करने के बाद उसे जमीन को अगले 10 या 12 वर्षों की प्रति छोड़ दिया जाता था ताकि वहां दोबारा पेड़ उग जाएं। और अंग्रेज ऑफिसर इस तरह की खेती के वनों के लिए नुकसानदेह मानते थे। उन्हें लगता था कि इससे आसपास के पेड़ों में आग लगने का खतरा रहता है और घोंची खेती करने वाले किसानों से माल गुजारी वसूलना भी मुश्किल होता था। इसलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार किसकी? फरंगियों की। नए कानून का प्रभाव कई परिवारों पर पड़ा। कई लोगों को अपना पेशा बदलना पड़ा। कई लोग कम मेहनताने पर काम करने के लिए बाध्य हुए और कई लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। बाध्य होना पड़ा भाई, नियम कानून ऐसे बना दिए। ठीक है, जिनसे रोजगार, जिनसे मतलब उनको खाना पीना हो रहा हो, उन चीजों को छीन लोगे और उन पर कानून एक्ट लगा दोगे। ठीक है, तो वो कैसे जिएंगे? लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शिकारियों पर प्रभाव कैसे हो? कई आदिवासी अपना पेट भरने के लिए छोटे जानवरों जैसे हिरन और तीतर का शिकार करते थे। नए कानून ने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। यदि किसी शिकार करते हुए पकड़ा जाता है तो सजा मिलती थी। लेकिन भारत के राजा और अंग्रेज अधिकारी बड़े जानवरों को शिकार करते थे। उन्हें लगता था कि हिंसक जानवरों को मारने से लोगों को जीवन में अत्यधिक सुरक्षित आएगा और उस समय बाघों को मारना बहादुरी और शान की निशानी माना जाता था पहले। ठीक है, राजा और अंग्रेज ऑफिसर अक्सर अपनी बैठक खानों में जानवरों की खाल और सिर की नुमाइश करते थे ताकि लोगों को अपनी बहादुरी का किस्सा सुना सके। बताओ, एक जीव मार के अपनी बहादुरी बतावे, धोखे तो भी
नए व्यवसायों पर मुख्य रूप से अंग्रेज का और कुछ ही भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था, लेकिन वन में रहने वाले लोगों को कोई नया रास्ता नहीं था। ठीक है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई लोगों को असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम करने के बाध्य होना पड़ा और चाय बागानों में कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। बहुत कम पगार मिलती थी, उन्हें अपने घर वापस जाने के लिए छुट्टी भी नहीं मिलती थी। कई खाना बदोशी आदिवासी अभी भी वन उत्पादक धंधे में लगे हुए थे उसमें। बस्तर की कहानी के बारे में जानेंगे अब हम। बस्तर की कहानी जो कि सबसे थोड़ा सा आपके अंदर एक इन आदिवासियों को लेकर के थोड़ा सा कहते हैं ना वो भर देगी दिलासा। ठीक है। बस्तर एक जिला है जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित है। यहाँ मरिया, यमुराई, गोंड, धुरवा, भतरा, हल्बा नामक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उनको सभी रीति रिवाज एक जैसे हैं। ठीक है। उनका ये आदिवासी हमेशा से वनों पर निर्भर रहते हैं। हाँ भैया। मेरा एक नंबर भेजो व्हाट्सएप पे। हाँ इसी वाले को वहाँ पे बात कर ले। हाँ, 10 मिनट रुको, मैंने देख लियो, मैं अभी क्लास से कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। देख लियो, ठीक ठाक ही करने वाला कभी ज्यादा कुछ और बिगाड़ दे। अब तो सही लगे तो करोगे, नहीं तो कहीं और भी करवा दी मैं। ठीक। अजीब सा लग रहा था, बार बार एड्रेस पूछ रहा फोन कर। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। ये आदिवासी हमेशा से वनों पर निर्भर रहते आए हैं, इसलिए वनों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। उन्हें लगता है कि सब कुछ धरती से मिलता है, इसलिए वे धरती को पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर गांव को व्यक्ति अपने गांव की सीमा के भीतर पड़ने वाले वनों में जरूरत सामान लेता है। यदि कभी किसी दूसरे गांव से कुछ लेना हो तो बदले में एक छोटा शुल्क दिया जाता है, जिसे देवसारी या दांड या मान कहा जाता है। ये देख लो आप, इनमें आपस में कितना भाईचारा है। लोगों का भय। जब वनों के 2/3 हिस्सों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, घुमंतु खेती, शिकार, वनोत्पदा संग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इससे बस्तर के लोगों ने बड़ी परेशानी हुई। कुछ लोगों को आरक्षित क्षेत्र में रहने की अनुमति मिल गई, लेकिन बदले में उन्हें वन विभाग के लिए बेकार खटना पड़ता था। ऐसे लोगों को लकड़ी कटाई ढुलाई करनी होती थी और जंगल में आग से बचाना होता था। इस तरह के गांव में वन ग्राम का नाम दिया गया था उस समय, लेकिन ज्यादातर लोगों को गांव छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। 1899 1907-8 में पड़ने वाले अकाल से स्थिति में खराब हो गई और अब लोग गोलबंदी करने लगे, और इसके लिए सबसे पहले धुरवा आदिवासियों ने पहल की। उनका कोई नेता नहीं था, लेकिन नेथानार गांव का गुंडा धुर नाम का एक व्यक्ति काफी प्रभावशाली था। हर गांव में विरोध के खर्चे के लिए चंदा दिया और 1910 में विरोध शुरू किया। ठीक है। विरोधियों ने बाजार में से अफसरों और व्यापारी को गरीब में लूटपाट की। उन्होंने स्कूल में और थानों में आग लगा दी। ठीक है। अब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए सिपाही भेजे। आदिवासी नेताओं के साथ बातचीत विफल हो गई। अंग्रेजी के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और गोली चला दी। लोग भागकर जंगलों में छुप गए और गांव गांव में वीरान हो गए, और विद्रोह के कुचलने में 3 महीने फरवरी से मई लग गए। इसका लाभ यह हुआ कि वनों को आरक्षित करने की प्रक्रिया कुछ समय के लिए टाल दी गई और बाद में जितनी योजनाएं बनी थी उसे आधे वन की आरक्षित किया गया। इस तरह के विद्रोहियों को एक बड़ी कामयाबी मिली। ठीक है। जावा के जंगलों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इंडोनेशिया में स्थित जावा एक डच उपनिवेशी है। ठीक है। डच के थ्रू है। ठीक है। यहाँ तो थे अंग्रेज, ब्रिटिश थे। यहाँ पर भी उपनिवेशी शासकों ने वनों के लिए नई कानून बनाई। जावा के लकड़हारे जावा के कलंग नाम का एक समुदाय पेड़ काटने में माहिर था और घुमंतु खेती करता था। कलंग लोगों की प्रतिभा वहां के राजों के लिए बहुमूल्य थी। ठीक है। क्योंकि महलों के बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता था कि जब 1755 में जावा की माता राम रियासत का बंटवारा हुआ था, तो कि जब तो 6000 कलांग परिवारों को दौरान दोनों रियासतों पर बराबर भागों में बांट दिया था उस समय, जब इनमें दोनों में बंटवारा हुआ। जब 18वीं सदी में डच शासकों ने वन पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने कालंग लोगों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। कालंग लोगों ने इसके विरोध में 1770 में डच किले पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उनके विद्रोह को कुचल दिया गया। नेक्स्ट है आपके सामने डच कानून। जब डच शासकों ने नए नए वन कानून लागू किए तो गांव वालों को वन संसाधन से वंचित कर दिया गया। ठीक है। डच कानून नेक्स्ट है। जब डच शासकों ने नए वन
कानून लागू किए तो गांव वालों को वन संसाधन से वंचित कर दिया गया, भगा दिया गया उनको। कुछ खास कामों, नाव या घर बनाने के लिए लकड़ी काटने की अनुमति दी थी। नए पौधे वाले क्षेत्र में मवेशी चराने की प्रतिबंध था। लकड़ी की ढुलाई, जंगल में के रास्ते घोड़ा गाड़ी जाना आदि में प्रतिबंध लग गया। फिर रेलवे और जहाज उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू की गई। 1882 में जावा से 2,80,000 स्लीपर को निर्यात किया गया, जो स्लीपर रेल में यूज हुआ। ठीक है, जो लोग वनों में खेती करते थे उनसे लगान वसूली होने लगी और कुछ लोगों को इसे छूट दी गई, लेकिन बदले में उन्हें पेड़ों की कटाई और ढुलाई के लिए बेकार करना होता था और अपनी भैंसे मुहैया करने होते थे। सिस्टम का नाम था ब्लैंडेगाइनस्टैन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। ठीक है, ये जो रेल है इसमें भर भर कर लकड़ी जा रही है और जंगलों से पेड़ काटे जा रहे हैं, किसके द्वारा? डची द्वारा। ठीक है, सामीन की चुनौती 1890 के आसपास रातबलंतुंग गांव के सुरतौन को सामीन के वनों पर सरकारी कब्जे पर सवाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, वह अपने लोगों को उपनिवेश शासकों के गलत नीतियों के बारे में समझाने लगा और फिर कई परिवार इस विद्रोह में शामिल हो गए। जब कोई डच सवेरी आता था, लोग विरोध में अपनी जमीनों पर लेट जाते थे। कई लोगों को टैक्स देने, फाइन देने, काम करने में मना कर दिया था। ये जावा का एक मैंने फोटो डाल रखा है जावा का, यहाँ पर आपको देख लेना डच की प्रॉपर तरीके से कहाँ कहाँ से डच के अधिकार थे पहले। ठीक है, युद्धों का असर, दोनों विश्व युद्धों का वनों पर बहुत बुरा असर पड़ा और ब्रिटेन की युद्धकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए अब और भी अधिक पेड़ काटने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है जापान कब्जे से ठीक पहले डच लोगों ने भस्म कर भागो नीति का अपना ली थी। ठीक है, ये जापान कब्जे मतलब कि उसके बाद जब युद्ध हो रहे थे उसके बाद जब जापान ने कब्जा किया तो जो डच लोग होते हैं उन्होंने भस्म कर भागो नीति मतलब उन्होंने आग लगाने का। ठीक है, उन्होंने आरा मिलों और लकड़ी को लट्ठों में आग लगा दी ताकि जापानियों के हाथों न पड़ जाए कुछ। बाद में जापानियों ने वनों का दोहन जारी रखा। वे ग्रामीण के पेड़ काटने के लिए बाध्य करते थे। कई ग्रामीण के लिए यह भी अपनी खेती जमीन को बढ़ाने का अच्छा मौका था। वर्तमान स्थिति 80 के दशक से हर देशों की सरकार की समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन संरक्षण कानून के टकराव हुए थे। अब पर्यावरणविदों और संरक्षणविदों को भी लगने लगा था कि वन कानून में आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है। ठीक है, जरूरत होनी है और हो गई। इसलिए अब वन कानून पहले से बेहतर हुए हैं और वन में रहने वाले लोगों को कम परेशानी करते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। नेक्स्ट आपके सामने अब आते हैं आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, तेंदू के पत्तों का प्रयोग किस काम में किया जाता है? बीड़ी बनाने के, चमड़ा रंगने में, चॉकलेट बनाने में, प्रोक्सवी। तो बीड़ी बनाने के लिए इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है। चॉकलेट में प्रयोग होने वाले तेल किससे प्राप्त होता है? वो टीके के बीजों से, शीशम के बीज, साल के बीज। साल के बीज इज द राइट आंसर। ये पूछे गए क्वेश्चन इसलिए मैंने डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड है, इनमें से वाणिज्यिक और नगदी फसल कौन सी है? कपास है, गन्ना है, प्रोक्सवी, जूट भी है। ठीक है, ये सभी हो जाते हैं तो प्रोक्सवी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि के विस्तार का बुरा परिणाम था वनों का विनाश होना। ए इज द राइट आंसर। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के रॉयल नेवी के जलपान निर्माण की समस्या उत्पन्न होने का क्या कारण था? शीशम के वनों की कमी, अनेक वनों की कमी, कीकर के वनों की कमी। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। 1860 के दशक में रेलवे के स्लीपर किससे बनाए जाते थे? सीमेंट से, तोड़ से, लकड़ी से, या इनमें से कोई नहीं। 1860 के दशक में तो सीमेंट से बनाए जाते थे। ठीक है, चाय और कॉफी के बागान कैसे लगाए गए? वनों को साफ करके, वन लगाकर, कारखाने हटाकर, तो वनों को साफ करके इज द राइट आंसर हो जाता। अंग्रेज जो थे, भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी था? अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए, भारतीयों की सुविधा के लिए, अंग्रेजी उच्च तरीका सुविधा के लिए, इनमें से कोई नहीं। ए इज द राइट आंसर है। अपने लाभ के लिए करते थे, व्यापार के लिए करते थे। नहीं है, भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? फ्रांस के केल्विन, जर्मनी का डिटर ब्रेडी। ये इसका नाम प्रॉपर तरीके से देख लेना है। 20 दिन ये जर्मनी था, डची था। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1860 में हुई थी। ठीक है, लागू हुआ था आपके 65 में। ठीक है, और 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में, कोलकाता, मुंबई में। तो देहरादून इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में जिस वन्य प्रणाली का अध्ययन कराया जाता था वह कौन सी थी? मूलभूत वन की, वैज्ञानिक, बागान वन की, आरक्षित वन की? तो इसको कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, 1865 के वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 78 ईस्वी 27 में, दोनों में हुआ था। ठीक है, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूँ। सबसे अच्छे वन क्या कहलाते हैं? आरक्षित वन इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ अपने भाइयों से, थोड़ी सी जल्दी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सेकंड ये जो चैप्टर था आपके सामने जो मैंने प्रस्तुत किया है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा हिस्ट्री का। ठीक है, आपको समझ में आ गई सारी चीजें। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।